हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरखा। हम जो टॉपिक रिवाइज कर रहे थे, जी हाँ, पुनः जागरण यानी रेनेसा। तो अभी तक हमने जाना कि रेनेसा के प्रभाव क्या क्या थे। ठीक है, अभी तक हमने साहित्य प्रभाव को स्टडी किया। तो आज की वीडियो में हम राजनीतिक प्रभाव, कला के क्षेत्र में प्रभाव प्लस विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव, तीनों की चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में दांते का सबसे पहले नाम लिया जाता है। दांते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। दांते ने अपनी कृति द मोनाकर्या में यह बताया है कि अधार्मिक विषयों में राजशक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए। फ्रांस के मार्सिलियो ने अपनी कृति डिफेंडर ऑफ पीस में पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित बताया है। उसने बाइबल की उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पोप को कभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था राज करने का, लेकिन उस पोप ने यानी चर्च ने फिर भी पूरे यूरोप में अपना दबदबा कायम रखा था। उसके इस दस्तावेज की भी यह आलोचना की जिसमें जो मार्गिलियो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने यथार्थ में इस तथ्य में संशय प्रकट किया। यह स्मरण रहे कि एक शताब्दी उपरांत एक दस्तावेज को जाली सिद्ध कर दिया गया था। इस दस्तावेज को जाली सिद्ध कर दिया गया, लेकिन वस्तुतः मार्सिलियो एक आधुनिक चिंतक था, क्योंकि उसने राजतंत्र के पीछे भी प्रजा की शक्ति की वकालत की थी। उसके अनुसार राजा के चुनाव में पोप का हस्तक्षेप अनुचित है। वह मानता था कि राज्य की शक्ति का स्रोत वहाँ के निवासी हैं, ना कि एक धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चर्च के अंदर किसी धर्म के अंदर सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, इस प्रकार वह जनसत्ता का पहला समर्थन था। इस युग का सबसे बड़ा राजनीतिक चिंतन मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैकियावेली था, वह फ्लोरेंस का निवासी था और वहाँ के कई राजाओं का सचिव रह चुका था। अंततः उसे राजनीति के सूक्ष्म दाव पेंचों का भी अध्ययन था। ठीक है, तो यहाँ पर मैकियावेली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था और बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसने जनता को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो उस टाइम के जो राजनीतिक क्षेत्र में जो पावर थी वो थी तो अल्टीमेटली राजा के पास, लेकिन राजा का जो दबाव था वो चर्च करता था। ठीक है, मतलब चर्च राजा पर भी हावी था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो राजा कर लेता था निवासियों से, तो वो किसको देता था? वो जनता पे नहीं लगाता था, वो चर्च को देता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है। मैकियावेली का चिंतन धर्म से परे था। उसका विश्वास था कि धर्म ने राज्य को निर्बल बनाया है। ठीक है, मतलब बहुत निर्बल बना दिया, बहुत ज़्यादा नाजुक बना दिया है। पोप और ईसाई पादरियों ने मैकियावेली की कटु शब्दों में आलोचना की। अब देखिए, कोई अगेंस्ट कोई विरोध करेगा तो उसकी आलोचना की जाएगी। तो उन्होंने उसके पुतले जलाए। किसके पुतले जलाए? मैकियावेली के पुतले जलाए। किसने जलाए? पादरियों ने, चर्च ने, पोप ने। ठीक है, उसके बाद आता है और पुस्तकों पर प्रतिबिंब लगाया। ठीक है, वह शैतान का अवतार समझा जाने लगा। कौन? मैकियावेली। किंतु उसने राजनीति के कुछ ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिसके कारण उसे आधुनिक चाणक्य कहा गया। उसका दृष्टिकोण, किसका दृष्टिकोण? मैकियावेली का दृष्टिकोण यथार्थवादी था तथा साध्य के लिए किसी भी साधन की उपयुक्तता के सिद्धांत पर आधारित था। उसके विचारों ने यूरोप के बहुत से शासकों को प्रभावित किया। पुनः जागरण काल का यह एक अन्य प्रमुख राजनीतिक चिंतन इंग्लैंड का हॉब्स था। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में मैकियावेली, दांते कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में बहुत इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला सबकी बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर प्राचीन के
प्रति यूरोप वासियों का मोह केवल दर्शन और साहित्य तक सीमित नहीं था, बल्कि कला के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या फिर प्रभाव देखा जाता है रेनेसां का। ठीक है, सो यहाँ पे चित्रकला की हम बात करेंगे। चित्रकला, सो यहाँ पर चित्रकला में हमारे पास आ जाता है पुनः जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ। 15वीं शताब्दी तक चित्रकला, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर मेरे पास जो पीडीएफ है वो थोड़ा ब्लर है, बट कोई बात नहीं, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम इटली के, अब यहाँ पे कुछ मतलब चित्र के नाम भी आएंगे, प्लस चित्रकार जिसने इस चित्र को बनाया उसके नाम भी आएंगे, तो आप थोड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम इटली के जियोटो, ठीक है, जियोटो ने परंपरागत बाइजेंटाइन शैली से हटकर मानव और प्रकृति पर अनेक चित्र बनाए। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता भी माना जाता है। यद्यपि जियोटो की चित्रकला में कमियां थी, किंतु उसके चित्रों अनेक चित्रकार की प्रेरणा भी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जियोटो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्लस नई शैली के प्रभावित चित्रकारों में इटली के एक और यहाँ पे चित्रकार आ जाते हैं, फ्रांसेलिको। ठीक है, फ्रांसेलिको और मैसेशियो का भी नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर फूलों के शहर फ्लोरेंस के प्रतिसंभम चित्रकार फ्राजिलिको, ठीक है, फ्राजिलिको एक सन्यासी थे। अब यहाँ पे फ्राजिलिको की बात थोड़ी सी की जाएगी। फ्रांजिलिको, यहाँ पे सही नाम ये है फ्रांजेलिको। ठीक है, सो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा कुछ नाम टफ दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा टफ हैं, जिनका सो यहाँ पर फ्रांजेलिको की फ्रेस्को मतलब भित्ति चित्र, इसको इंग्लिश में यानी फिर लैटिनी भाषा में फ्रेस्को कहते हैं। तो भित्ति चित्र विधि बने चित्रों के अलावा टेम्पेरा मतलब रंगों में अंडा, गोंद और फलों का गूदा मिलाकर बनाए गए चित्र। सो मतलब उस टाइम की बात हो रही है जहाँ पर हमारे ऐसे क्रेयॉन्स और वाटर कलर तो नहीं चलते होंगे। सो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अंडा, गोंद और फलों का गूदा, ताकि कलर्स निकल कर आए, तो इसके अकॉर्डिंग इससे वो चित्र बनाने में उपयोग करते थे, जिन्हें जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। यह काठ की तख्तियों पर बनाए जाते थे। इस प्रकार के बनाए गए चित्रों में प्रसिद्ध चित्र का नाम, जिसमें मेरी शिशु यीशु की गोद में लिए हुए बैठे हैं, सुनहरे फ्रेम में युक्त मैडोना का चित्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। मैडोना बहुत ज़्यादा, मोनालिसा भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मोनालिसा पेंटिंग क्या है। प्लस इसके बिहाफ पर एक वीडियो भी बनाऊंगी मैं मोनालिसा के अकॉर्डिंग कि उसका रहस्य क्या है, उस चित्र का, उस पेंटिंग का। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि मैडोना भी बहुत अच्छी पेंटिंग है। इसका भी आप अपने आंसर में पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैडोना का चित्र भी एक अमर कृति है। इसमें 12 स्वर्गदूत चारों तरफ अंकित किए गए हैं। ये 12 स्वर्गदूत 12 प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। ठीक है, सो उसके बाद आते हैं इधर मैसेशियो पे। ठीक है, मैसेशियो भी एक बहुत बड़े चित्रकार थे। ये बहुत ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, थोड़ा इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा कम पढ़कर हम यहाँ पे आते हैं। क्या कलाकारों द्वारा मैसेशियो के चित्रों को ढूंढकर बड़ी बारीकी से देखना, और मतलब इनकी चित्रों में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्लस बारीकी दिखाई देती है। ठीक है, जिस रीति से उससे पहले किसी ने चित्र नहीं बनाए थे, ये ऐसे चित्र बनाते थे। मैसेशियो के चित्रों में ही सबसे पहले आगे पीछे की बात अच्छी तरह सामने आई, अर्थात उनके चित्रों में सारी चीज़ों की और एक साथ सपाट ढंग से चित्रित नहीं है। वे चित्रों में आगे पीछे निकट दूर का बोध करती दिखाई देती हैं। चित्र भाषा का गुण परिप्रसिद्ध कहते हैं इसको, और हजारों वर्षों से कलाकार यह खोज रहे हैं कि चित्र में पर्सपेक्टिव जो परिस्पर्शित किस तरीके से लाया जा सकता है। ठीक है,
पर वो सफल नहीं हुई। ठीक है, सो ये इसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। देन इसके बाद आता है माइकल एंजिलो। ये बहुत बड़े चित्रकार थे। माइकल एंजिलो की गिनती अद्वितीय चित्रकारों में की जाती है। वह कलाकार के साथ मूर्तिकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर और कवि भी थे। ठीक है, तो ये तो खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, वह मनुष्य को सृष्टि के सबसे सुंदर अभिव्यक्त मानता था। उनके अकॉर्डिंग उसके बनाए लगभग 145 यानी 145 चित्रों में सौंदर्य, भावना, कौशल और प्रतिभा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर बाइबल की दृश्यों का उसने ही चित्रण किया है। वह आज भी कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो माइकल एंजिलो हैं, ये भी बहुत बड़े, इनके भी मतलब कुछ ज़्यादा एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, इसके बताते हैं हम और इनके बारे में पढ़ते हैं। एंजिलो के बने चित्रों को सार्वजनिक क्षति गिरजाघर में आयोजित समारोह, मोमबत्तियों की धुएं और मतलब इनके चित्र में कुछ क्षति भी हो चुकी है, जो उसका भी कोई बहुत सारे कारण है, जैसे कि मिट्टी के कणों कुछ इफेक्ट कर देना, और मोमबत्ती, जैसे कि अब गिरजाघर है तो वहाँ पे कैंडल जलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका जो इफेक्ट है वो इनके चित्र पर पड़ता है, जो कि गलत है, मतलब उनके कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, उसके बताते हैं हम कला के क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो राफेल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। राफेल का नाम भी अत्यंत उल्लेखनीय है। उस पर एंजिलो और लियोनार्दो दा विंसी, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, इसलिए उनके चित्रों में दोनों की चित्रण मतलब जो एंजिलो थे और जो लियोनार्दो दा विंसी थे, उन दोनों चित्रकारों की शैलियों को इन्होंने समन्वय यानी इंक्लूड किया। किसने? राफेल ने। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राफेल के चित्र संजीवता और सुंदरता के कारण आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्होंने वात्सल्य और मातृत्व का मनोहर चित्रण किया है। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना जीसस क्राइस्ट की माँ मैडोना का चित्र है। ठीक है, मैडोना का दिव्य, ये एक बहुत बड़ी कृति, एक बहुत बड़ी पेंटिंग है। मैडोना का दिव्य नारित्व आज भी दर्शकों का मन मोह लेता है। उनके द्वारा बनाए भित्ति चित्र और समकालीन लोगों के चित्र अद्वितीय हैं। बहुत से विद्वानों का यह मत है कि चित्रकला के क्षेत्र में जो समन्वयात्मक सौंदर्य का चित्रण राफेल में ही देखा जा सकता है। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं हमारे पास लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी ने जो मोनालिसा पेंटिंग है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज भी म्यूज़ियम में रखी गई है, आप लोगों को पता होगा, वरना सर्च कीजिए, गूगल कीजिएगा मोनालिसा पेंटिंग, तो आपको वो पेंटिंग दिख जाएगी, जो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला में हम पुनः जागरण काल में स्थापत्य के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। मध्ययुग की गॉथिक शैली की प्रधानता थी। मध्यकालीन इस शैली के आधार पर अधिकांश भवनों का निर्माण इसी शैली पर हुआ था। कौन सी शैली थी? गॉथिक शैली। ठीक है, नवीन शैली में यूनानी, रोमन और अरबी शैलियों का समन्वय भी देखा जाता है। ठीक है, गोल मेहराबों का उपयोग किए जाने लगा। इस नवीन शैली की शुरुआत इटली से ही हुई और बाद में अन्य देशों का इसमें प्रसार भी हुआ। ठीक है, अन्य देशों में इसका प्रसार भी हुआ। देन इसके बाद आता है मूर्तिकला। मूर्तिकला में यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि स्थापत्य तथा मूर्ति कला का विकास समवेत रूप से हुआ। इस काल में जो लोरेंजो गिवर्ती और कुछ यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे विद्वान हैं, ये मूर्तिकार हैं जिन्होंने महान मूर्ति बनाई। इन्होंने केवल ईसा या मरियम की ही नहीं, वरना मतलब और
बल्कि समकालीन प्रमुख व्यक्तियों की भी मूर्तियां बनाई। इस युग का मूर्तिकार, जिनका शौर्य और मूर्त रूप से देने में समक्ष है, उतना ही करुणा को भी है। इस काल में मूर्ति कला भी अन्य कलाओं की तरह भी धर्म से बंधन से मुक्त थी। ठीक है, तो मूर्ति कला में भी हमें ज़्यादा चर्च को इम्पोर्टेंस नहीं देखी जाती, बल्कि मानव को, प्रकृति को, नेचर को, इन सबको दी जाती है। ठीक है, तो इटली की मूर्ति कला से इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की कला को भी प्रभावित किया। स्पेन में इसाबेला और सम्राट फ्रेंडिनेट की समाधियों में भी कई शैलियों का दर्शन किया गया। इंग्लैंड में हेनरी सत्तम और फ्रांस में फ्रांसिस प्रथम ने इस शैली को विकसित किया। ठीक है, ये 2 शासक थे। उसके बाद आता है संगीत। संगीत में हम आ जाते हैं कि पुनः जागरण काल में संगीत के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। उसका मुख्य कारण यह था कि मध्यकाल में गिरजाघरों में संगीत वर्जित था। ठीक है, मध्यकाल के बाद रेनेसां आता है। ठीक है, आप समझिएगा थोड़ा। तो मध्यकाल में जो संगीत, जो म्यूजिक था, वो नहीं अलाउ था, लेकिन किंतु उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। मार्टिन लूथर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल करते हैं। मार्टिन लूथर का बहुत बड़ा योगदान है। मार्टिन लूथर ने अपनी धर्म यूरोप में चलाया। जो नवीन धर्म में गीतों का प्रभाव उसमें दिखाई देता है। स्वयं लूथर ने धार्मिक तथा अन्य कुछ गीतों का संकलन भी किया। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। देन इसके बाद आता है गियोवानी, एक और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे धर्म सुधारक। उन्होंने भी सामूहिक संगीत पर अपनी रचना प्रकाशित की। ठीक है, इसके बाद हमारा विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में कितना प्रभाव आता है। विज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है, जैसे कि पुनः जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस वैज्ञानिक विकास के कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म ने अपने मनुष्य को धार्मिक नियंत्रण से मुक्त कर स्वतंत्र रूप विचारों से अवसर प्रदान किया। यहाँ पर एक स्कॉलर्स का नाम आ जाता है, जो अंग्रेज फ्रांसिस बेकन 1561 से लेकर 1626 ईस्वी में इस काल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रेक्षण और प्रयोग से नहीं हो सकती, बल्कि बेकन के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि ये घटनाएं किस कारण से होती हैं। जब वह किसी घटना के संभावित जो कारण के ऊपर अपना दिमाग लगाएगा, तब उसको विज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 2री शताब्दी में मिस्र के यूनानी खगोल शास्त्री टालमी ने यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है। किंतु 16वीं शताब्दी में पोलैंड के वैज्ञानिक कॉपरनिकस ने सिद्धांत यह दिया कि इस सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर दिया, नकार दिया। उसने बताया कि पृथ्वी एक उपग्रह है तथा यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। प्रेक्षण और गणना के पश्चात ही कॉपरनिकस ने यह निष्कर्ष निकाला कि किंतु विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अब भी प्राचीन सिद्धांत पर आस्था रखते थे। धार्मिक विद्वानों ने भी कोपरनिकस को घोर विरोध किया। ठीक है, कोपरनिकस का घोर विरोध किया। उन्होंने उसके नए सिद्धांतों को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह बाइबल के वक्तव्य के अनुरूप नहीं था। यानी अब आप देख सकते हैं, पृथ्वी तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, बट जो चर्च कहता है, जो ईसाई धर्म कहता है, वो ऐसा नहीं कहता। ठीक है, वो कहता है कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी एक सिर्फ गोल है और उसके आगे आप नहीं जा सकते, एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते, यानी ये समुद्र यात्रा करना भी मना था उस टाइम। तो ये सारी बातें यहाँ पे सामने उठ जाती हैं। उसके बाद आता है
इस युग में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक एक गणितज्ञ आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें खगोल विज्ञान की काफ़ी प्रभावित किया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के रूप के कारण ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, एक ऐसी मैग्नेटिक नीचे है जो कि हमें अपनी ओर खींचता है। ठीक है, एक ऐसी शक्ति जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा गया। न्यूटन के अपवेक्षण का व्यापक प्रभाव पड़ा। अब यह स्पष्ट होने लगा कि विश्व कोई दैवयोग या आकस्मिक घटना नहीं, जैसे कि बहुत से लोग सोचते थे, अपितु एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रही है। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है पुनः जागरण में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति खदान, धातु विज्ञान और रसायन शास्त्र में हुई। धातु की आवश्यकता के खाने खोदने का रास्ता दिखाया। बढ़ते हुए पूंजीवाद उत्पादनों के साथ खाने बड़े पैमाने पर खोदी जाने लगी। जो खदानें थी वो बड़े पैमाने पर खोदी जाने लगी। जैसे जैसे गहरी होने लगी खदानें, तो वहीं पर पंप व छेद करने वाले उपकरण की जरूरत भी चले पड़े, तो इसके लिए भी नए नए आविष्कार होने लगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डेकार्ते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ व दार्शनिक था। उसने सर्वप्रथम यह बताया कि बीज गणित का उपयोग ज्यामितीय में कैसे किया जाता है। उसने विज्ञान में संदेहवाह को जन्म दिया। उसने विज्ञान की प्रौद्योगिकी में काफ़ी सहायता मिली। ठीक है, उसके बाद गैलीलियो ने भौतिक शास्त्र के सिद्धांत क्षेत्र में भी योगदान दिया। उसने पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिससे आजकल की घड़ियों का भी निर्माण संभव हुआ है। उसी ने वायु मापक यंत्र का भी आविष्कार किया। ठीक है, इसके बाद आता है इस प्रकार पुनः जागरण काल के वैज्ञानिक ने शंका, प्रेरणा और प्रयोग करके बहुत ज़्यादा आविष्कार भी किए और नई नई खोजें की। ठीक है, जो पुनः जागरण से ही स्टैब्लिश हो पाई और उससे ही इसका प्रचार हो पाया। सो यहाँ पे महत्व हमने यही जाने कि प्रभाव ही महत्व हैं, प्लस विशेषताएं वो भी इसकी महत्व बन सकती है, तो इसका निष्कर्ष बहुत आसानी से निकल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा टॉपिक पुनः जागरण क्या था, अर्थ इसके कारण क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी, ये इटली में ही क्यों हुआ और इसके प्रभाव क्या क्या थे, सब हमने डिटेल में पढ़ा। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और देन चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।